नेक्स्ट एजेंट जो कि इम्पॉर्टेंट डायरियल पैथोजन है वो है नॉरवॉक वायरस। नॉरवॉक वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और ये ज़्यादा कॉमन कॉज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, लेकिन एडल्ट्स के अंदर, याद रखिएगा। और ये डायरिया कॉज करवाएगा जो कि खुद ही रिजॉल्व कर जाएगा 12 से 24 घंटों के अंदर। इसकी ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के थ्रू होगी और इसमें जो कॉमन इन्फेक्शन है ये क्रूज शिप्स जो होती हैं उन साइड्स पे जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन करवाता है। अगला पैथोजन है साल्मोनेला। साल्मोनेला भी ग्राम नेगेटिव लेकिन फ्लैजिलेटेड रॉड है जो कि टाइफॉइड फीवर करवाएगी। वीक 1 में क्या होता है कि हमारे जो पेयर पेचेस होते हैं इंटेस्टाइन में उनकी इन्वेजन हो जाएगी इस सैल्मोनेला की वजह से और फिर बैक्टीरिया हो जाएगा। तो इसमें जो है ब्लड कल्चर बेस्ट होते हैं इस डायग्नोसिस के लिए। जबकि वीक 2 में क्या होगा, डायरिया होगा जो कि क्लासिक ट्राइड के साथ होगा ऑन द ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ट्राइड में ब्रेडिकार्डिया होगा, न्यूट्रोपीनिया मिलेगा और स्प्लीनोमेगैली, ये ट्राइड क्लासिक है इसका वीक 2 में साल्मोनेला की वजह से। तो अब इसमें जो है स्टूल कल्चर बेस्ट होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। देन है वीक 3 जो कि अल्सरेशन इसमें हो जाएगी पेयर पैचेस की विद इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड शॉक। ठीक है, ये थर्ड वीक की कॉम्प्लिकेशन। अब साल्मोनेला में मॉर्फोलॉजी हमें क्या मिलेगी, जो प्राइमरी ये जाके हमारे इलियम और कॉलन को इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करेगा। तो वहाँ पे ब्लंटेड विलाय हो जाएंगी, वास्कुलर कंजेशन मिलेगी और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और कंजेशन मिलेगी हमें लीनियर अल्सरेशन के साथ ऑफ द पेयर पैचेस। ठीक है, पेयर पैचेस की जो है वो लीनियर अल्सरेशन हो जाएगी, वो स्वेल कर जाएंगे और उनमें कंजेशन हो जाएगी। जो क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है वो असल में गाल ब्लेडर की कोलोनाइजेशन की वजह से होती है, क्योंकि ये साल्मोनेला आके वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, गाल ब्लेडर को कोलोनाइज कर देता है। अगला पैथोजन है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। हमने ये पढ़ा कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड होती है और ये ज़्यादा कॉमन कॉज है नोजोकोमियल डायरिया का। ठीक है, और इसमें सिक्रीटरी टाइप का डायरिया होगा, ये भी याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से। और हमें पता है कि ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में इन्फ्लामेटरी सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है हमारे कोलोनिक म्यूकोजा में, और ये बहुत सी जो एंटीबायोटिक्स से यूज़ की वजह से होता है, जैसे क्लिंडामाइसिन जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की ओवर ग्रोथ करवा देगा कॉलन में। इसका ट्रीटमेंट यही कि हम वैनकोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि जो सूडो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इंटेस्टाइन में जो है सूडो मेम्ब्रेन ओवरलाई कर रही होगी और सुपरफिशियल कोलोनिक नेक्रोसिस हो जाएगी। सूडो मेम्ब्रेन्स जो है इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट की वजह से बनती हैं, फिब्रिन भी होता है उसमें और म्यूसिन, ये अपने याद रखना है। अब सरफेस जो एपिथेलियम है वो इसमें डिनरेट हो जाएगी और लेमिना प्रोप्रिया में हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। देन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये हमें पता है डाइजेंट्री करवाता है, अमीबिक डाइजेंट्री जिसको ब्लडी डायरिया कहेंगे। ये जब हम फूड में सिस्ट की इंजेक्शन कर लें उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। मोस्ट जो कॉमन इसकी साइट होती है ये सीकम और असेंडिंग कॉलन को अफेक्ट करता है। अब इसमें याद रखिएगा फ्लास्क शेप के अल्सर हमें मिलते हैं क्योंकि ये अब मस्कुलरिस प्रोप्रिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और वहाँ से जो है इस तरह से फैन आउट कर जाएगा लेटरली, क्योंकि उसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो इसलिए इस तरह का फ्लास्क शेप का हमें अल्सर मिलता है। अमीबिक जो लिवर एब्सेसेस हैं ये भी बन जा सकती है जब स्प्लैंक्निक वेसल्स में ये पेनिट्रेट कर जाए। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि हमें स्टूल में सिस्ट या ट्रोफोसाइट मिलेंगे। ठीक है, ट्रोफोसाइट्स के अंदर जो है इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स होंगे जो कि इंडिकेटिव होता है कि इसने टिश्यू इन्वेजन कर ली है। ट्रीटमेंट यही है कि इसमें हम मेट्रोनिडाजोल देंगे। देन जियार्डिया लैमलिया जो कि एक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन है जो जियार्डियासिस करवा देगा, जिसको हम वाटरी डायरिया कहते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ह्यूमंस का। ये जब हम सिस्ट की इंजेक्शन कर लें फूड में इसी से ट्रांसमिट होगा। इसमें अब कॉमन साइट डुओडेनम है। अमीबा में सीकम एंड असेंडिंग कॉलन था, लेकिन जियार्डिया जो है डुओडेनम को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स में अक्यूट और क्रोनिक डायरिया हो जाएगा मैल अब्जॉर्प्शन के साथ। डायग्नोसिस में वही हमें ट्रोफोसाइट या सिस्ट मिलेंगे और ट्रोफोसाइट पीयर शेप के होंगे बाय न्यूक्लियड। वहाँ पे जो ट्रोफोसाइट्स थे उन्होंने इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल थे। यहाँ पे ये हमें पीयर शेप के मिलते हैं जार्डिया में, या बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 न्यूक्लिया होंगे। ट्रीटमेंट ये है कि हमें मेट्रोनिडाजोल देना है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट डिजीज़ेज विद द डायरिया। हमने बेसिक में भी पढ़ा था नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जो कि एक अक्यूट नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन होती है स्मॉल और लार्ज बाउवल की। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड होती है सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल सेगमेंट। ठीक है, ट्रांसम्यूरली ही जो इंटेस्टाइनल सेगमेंट है ना वो इसमें नेक्रोज हो जाता है। अब ये जो है ना बहुत ही कॉमन एक्वायर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी होती है नियोनेट्स के अंदर, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, अगर वो बच्चा जो है प्रीमेच्योर इन्फेंट है या लो बर्थ वेट का इन्फेंट है तो उसमें ज़्यादा कंडीशन ही डेवलप हो सकती है। तो इसमें जो हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं वो है कि इसका इंसिडेंस जो है स्टार्ट होगा जब
इन्फेंट को हम ओरल फूड पे स्टार्ट कर दें, तकरीबन 2 से 4 दिन का ओल्ड जितना जब हो जाएगा इन्फेंट, उसके बाद इसका इंसिडेंस होगा। ब्लडी डायरिया मिलता है इसमें, और नेक्रोटाइजल कोलाइटिस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, सर्कुलेटरी कोलैप्स। एब्डोमिनल जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस मिलेगा, यानी कि इंटेस्टाइनल जो वॉल है उसमें गैस मिलेगी। इसकी मॉर्फोलॉजी में हमने कहा कि ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो रही है, तो हमें म्यूकोजल या ट्रांसम्यूरल कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगी, अल्सरेशन हो जाएगी, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन और सब म्यूकोजल गैस बबल्स बनेंगे। तो अगली जो टाइप डिजीज़ है वो है कोलेजनस एंड लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। अच्छा, कोलेजनस कोलाइटिस में याद रखिएगा कि नॉन इन्फ्लामेटरी क्रोनिक वाटरी डायरिया होता है, जबकि लिम्फोसाइटिक में भी सेम ही नॉन इन्फ्लामेटरी क्रोनिक वाटरी डायरिया होगा। ठीक है, अब जो कोलेजनस कोलाइटिस है इसमें डायरिया पैचेस ऑफ बैंड लाइक कोलेजन के साथ डिपॉजिट करेगा अंडर द सरफेस एपिथेलियम, यानी पेशेंट को डायरिया भी होगा लेकिन उसके जो इंटेस्टाइन का है उसमें जो सरफेस एपिथेलियम होती है उसके अंडर जो है बैंड लाइक कोलेजन के पैचेस हमें डिपॉजिटेड मिलेंगे। जबकि लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस में क्या होगा कि डायरिया होगा प्रोमिनेंट इंट्रा एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट ऑफ द लिम्फोसाइट के साथ। ठीक है, जो एपिथेलियल है उसके अंदर बहुत सारे हमें लिम्फोसाइट के इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, तभी इसको लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस कह रहे हैं, और इसको कोलेजिनस वाला याद रखिएगा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, और लिम्फोसाइटिक बोथ सेक्सेस में इक्वली कॉमन है। कोलेजिनस में कोई भी डेबिलिटेटिंग वेट लॉस या कोई भी मैलिग्नेंसी का रिस्क नहीं होता, ना ही जो है लिम्फोसाइटिक में भी कोई भी डेबिलिटेटिंग या वेट लॉस का या मैलिग्नेंसी का रिस्क नहीं है। अब दोनों में कुछ एसोसिएशंस हैं, ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर लिम्फोसाइटिक टाइप की कुछ एसोसिएशंस होती हैं कि सीलिक स्प्रू के साथ हो सकता है, या कोई और ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में या थायराइडाइटिस में। यहाँ पे डायरिया हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट टॉपिक है मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि इसमें डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही होती है फैट्स की, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स एंड वाटर की। तो जो मोस्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो इसमें क्रोनिक डायरिया हो जाता है, और हालमार्क है ये मेल एब्जॉर्प्शन का वो होता है स्टीटोरिया। ठीक है, स्टीटोरिया इसका हालमार्क होता है। अब मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, यानी सारे जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है वो प्रेजेंट करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ADE K। ठीक है, ये डेफिशिएंट होंगे, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इनकी डेफिशिएंसी होगी। तो हमें फॉलोइंग फीचर्स मिलते हैं। विटामिन A की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस होगी। विटामिन D नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। विटामिन K ना होने से ईजिली ब्रूजिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। विटामिन B12 नहीं होगा तो अनीमिया हो सकती है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, और न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होंगी। तो ये सबसे पहला जो इसमें मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ है, सिंड्रोम है, वो है सीलिएक डिजीज़, जिसको हम ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी भी कहते हैं। अब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है टू द ग्लूटेन एंड ग्लाइडिन। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे स्मॉल बॉवल की विलाय लॉस हो जाएंगे और मेल एब्जॉर्प्शन होगी। अब ग्लूटेन जो है अल्कोहल सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि वीट, ओट, बार्ले और राय का कंपोनेंट है ग्लूटेन। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल सॉल्युबल है। अब इसकी सीलिक डिजीज़ की पैथोजेनेसिस इस तरह है कि इसमें हमें T सेल और IgA मीडिएटेड रिस्पॉन्स मिलता है अगेंस्ट द ग्लूटेन इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। कुछ स्पेसिफिक जेनेटिकली ससेप्टेबल जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो है ये IgA मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा या T सेल का रिस्पॉन्स। तो वो कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें HLA-DQ2 HLA-DQ ये फिनोटाइप हो। ठीक है, अब हाईएस्ट जो इसमें इंसिडेंस है वो इन्फेंसी के दौरान होता है। क्लिनिकल फीचर्स में फीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, ट्वाइस एज ऑफन एज मेल्स। पेशेंट को डायरिया होगा, वेट लॉस, फ्लैचुलेंस, मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, और अनीमिया भी हो सकती है। अनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो माइक्रोसाइटिक होगी, फोलेट की वजह से तो मैक्रोसाइटिक होगी। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में इसको डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होगा, तो हाँ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हर्पीस की तरह की वेजिकल्स होती है इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। तो ये 10% केसेस में मिलता है। इसमें इंटेंसली प्लूराइटिक जो है खारिश वाली पेपिलो वेजिकुलर लेजन्स बन जाएंगी एक्सटेंसिव सरफेस पे, एल्बोज पे, नीज एंड बटक्स। तो इसकी कुछ एसोसिएशन है, यानी कि ये सीलिक डिजीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ टाइप 1 वालों में होती है, हाशिमोटो थायरोडाइटिस वालों में, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, IgA डेफिशिएंसी, मायस्थेनिया ग्रेविस। अब जो इसमें मॉर्फोलॉजी में याद रखिएगा, इसकी मोस्ट जो कॉमन साइट होती है वो डुओडेनम और प्रॉक्सिमल सीकम, इन साइट्स पे ये सीलिक डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है। क्रोनिक इंट्रा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी हमें इन्फिल्ट्रेट मिलेगा लिम्फोसाइट्स का, विलाय की एट्रोफी हो जाएगी और ब्लंटिंग होगी।
क्रिप्स जो होते हैं विलाय के बीच में, उनका क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। साथ में हमें वैक्यूलर डीजेनरेशन मिलती है सरफेस एपिथेलियम की, ठीक है, वैक्यूलर डीजेनरेशन। और म्यूकोजल हिस्टोलॉजी जो है वो रिवर्ट होगी टू नॉर्मल फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ ग्लूटेन फ्री डाइट। जैसे ही पेशेंट जो है ग्लूटेन फ्री डाइट लेगा तो उसकी जो है म्यूकोजल हिस्टोलॉजी फिर से जो है रिवर्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब सीलिक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन हमने डिफरेंट पढ़ी बेसिक से। सबसे पहला है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, TTG-IgA एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज़। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मोर एक्यूरेट होता है ये जिनको IgA की डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरा हम करते हैं एंटी एंडोमाइजियल IgA एंटीबॉडीज़। तो इसकी भी एक्सीलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट रही है, लेकिन इसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है 100% है, तो ये भी एक एक्सीलेंट चॉइस है। इसके अलावा एंटी ग्लाइडिन IgA एंटीबॉडीज़, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है 80% और स्पेसिफिसिटी 85%, तो ये मॉडरेटली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंटी ग्लाइडिन IgA एंटीबॉडीज़। एंड लास्ट में जो हम एंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कंसीडर किया जाता है। इससे हमें मॉर्फोलॉजिक फीचर्स जो है मिलते हैं, जो सारे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए। देखिए ये सारी जो मॉर्फोलॉजी है ये हमें एंडोस्कोपिक बायोप्सी पे मिलेगी। लास्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं सीलिक डिजीज़ की। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये मोस्ट जो मेलिग्नेंट कॉम्प्लिकेशन होती है सीलिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। इसमें क्योंकि लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन 15 की प्रोडक्शन हो रही होती है एपिथेलियल सेल्स में से, जो कि इन टर्न जाके CD8 साइटोटॉक्सिक T सेल को एक्टिवेट करेगा, तो इससे लिम्फोमा फॉर्मेशन की जो है चांसेस बढ़ सकते हैं, रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है आगे जाके, ईसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, या इवन न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लास्ट में सीलिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट यही है कि लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है। जो रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे भी रख सकते हैं। दैट्स इट। अगला जो मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है वो है विपल डिजीज़। तो ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो इंटेस्टाइन, CNS और जॉइंट्स है। तो ये बैक्टीरियम प्रोफाइरिमी विपली या T विपली भी हम कह सकते हैं, इसकी वजह से होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसीट है। ये 40 to 50 ईयर के दरमियान एज में होगा। जेंडर में इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है, यानी मेल टू फीमेल रेशियो 10:1 है। इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा, जो इसमें हॉलमार्क फीचर होता है वो है कि हमें डिस्टेंडेड किस्म के मैक्रोफेजेस मिलेंगे, लेकिन लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है वहाँ पे उसके भी लैमिना प्रोप्रिया में हमें डिस्टेंडेड मैक्रोफेजेस मिलेंगे। ये पूरा हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। फॉर्मिंग मैक्रोफेजेस जो हैं इनमें PAS यानी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन पॉजिटिव किस्म के ग्रैन्यूल्स होंगे इन्हीं मैक्रोफेजेस के अंदर इन द लैमिना प्रोप्रिया। ये PAS पॉजिटिव जो ग्रैन्यूल्स हैं इनमें रॉड शेप के बेसिलाई होंगे, यानी इन मैक्रोफेजेस ने उसी बेसिलाई को इंजेस्ट किया होगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स की और काइलोमाइक्रोन्स की रीअब्जॉर्प्शन जो है इसमें हमें मॉर्फोलॉजी मिलती है, क्योंकि यही मैक्रोफेजेस जो है वहाँ पे उन लिम्फेटिक्स को जो है कंप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब इसमें कौन से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी हमें? GIT में जो है विपल डिजीज़ में से रिलेटेड जो है वेट लॉस हो सकता है, डायरिया, ब्लोटिंग और स्टीटोरिया। प्रोटीन लॉजिंग इंटेरोपैथी हो सकती है और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। न्यूरोलॉजिक साइंस हमने कहा इसमें मिलते हैं सीजर, डिमेंशिया और क्रेनियल नर्व्स की पैल्सीज। ओक्यूलोमैस्टिकेटरी मायोरिथमिया, ठीक है, ओक्यूलोमैस्टिकेटरी मायोरिथमिया, जिसमें क्या होता है आई की ऑसिलेशंस होंगी, साथ में उस पेशेंट को जो है उसके मैस्टिकेशन के मसल्स की रैपिड कॉन्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। ये सारे इसमें न्यूरोलॉजिकल साइन होंगे विपल डिजीज़ में। बाकी जो फीचर है उसमें पेशेंट को अनीमिया और फीवर हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन, आर्थ्रोपैथी जो है ये इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है ऑफन, और लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट हमने क्या देना है? IV सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम डेली हम देंगे 2 वीक्स के लिए, ठीक है। ये एक्टिनोमाइसिस का इन्फेक्शन है, याद रखिएगा, हम सेफ्ट्राइक्सोन देंगे IV 2 हफ्तों तक, ठीक है। और उसके बाद ओरली कोट्राइमोक्साजोल जो है एटलीस्ट 1 ईयर तक हम उसको देंगे। अगर डिसऑर्डर है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये भी मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ है। ये लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि हमारा ब्रश बॉर्डर एंजाइम है विलस अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स पे। तो इसमें जो है क्रोनिक डायरिया होगा और ऑस्मोटिक गैप बढ़ जाएगा। अब डायरिया जो है इसमें एक्सप्लोसिव किस्म का होता है, वाटरी होता है, जिसमें ब्लोटिंग भी होगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पेशेंट जब फास्टिंग पे होगा तो उससे डायरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें फीकल फैट नेगेटिव मिलता है डायरिया में, ठीक है। यानी स्टीटोरिया हमें इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस में नहीं मिलता, ना ही इसमें कोई विटामिन डेफिशिएंसी होगी और ना ही इसमें वेट लॉस होगा।
डायग्नोसिस इसकी हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से करते हैं। अच्छा, बस हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट शुगर्स हमें इंजेस्ट करने के लिए दी जाती है और उसके बाद जो है हमारे ब्रेथ से जो है हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। तो अगर उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन मिलती है, इसका मतलब है कि एनएरोबिक बैक्टीरियाज ने जो है उसमें ज़्यादा उसको फर्मेंटेशन की है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए। इसका मतलब है कि हमें इसकी इंटॉलरेंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लैक्टोज है तो वो एंजाइम डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से एनएरोबिक बैक्टीरियाज ने आके उसको डाइजेस्ट किया है। इसी तरह हम डायग्नोसिस में जो है हमें इम्प्रूवमेंट अगर मिलती है सिम्टम्स की आफ्टर द लैक्टोज फ्री डाइट, तो हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हैं कुछ क्लिनिकल पर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस गिवन है सीलिक डिजीज़ का और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का। तो दोनों में मेल एब्जॉर्प्शन होती है। क्रॉनिक जो पैनक्रियाटाइटिस है उसमें आयरन की या फोलेट की डेफिशिएंसी नहीं होती। सीलिक डिजीज़ में दोनों की आयरन एंड फोलेट की डेफिशिएंसी मिलती है। डी ज़ाइलोज टेस्ट जो है ये नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन हमें मिलती है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस वालों में अगर हम डी ज़ाइलोज टेस्ट करें, लेकिन डी ज़ाइलोज टेस्ट से हमें सीलिक डिजीज़ वाले पेशेंट में डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन मिलेगी। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। मैल एब्जॉर्प्टिव हो गई। अब आईबीडीज़ क्या होते हैं? ये सेट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं जो कि जब इनअप्रोप्रिएट और परसिस्टेंट एक्टिवेशन हो जाए हमारे म्यूकोजल इम्यून सिस्टम की उस वजह से होंगी। तो ये रिप्रेजेंट करती है, इसमें दो होती हैं, क्रोहन डिजीज़ और दूसरी अल्सरेटिव कोलाइटिस। इनका डिफरेंस है डिटेल में। अल्सरेटिव कोलाइटिस याद रखिएगा एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग अल्सरो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और ये ज़्यादा कॉमन है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। जबकि क्रोहन डिजीज़ जो है ये क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस अल्सरो कॉन्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। ठीक है, वो रिलैप्सिंग अल्सरो इन्फ्लामेटरी, ये अल्सरो कॉन्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है और ये ग्रेन्युलोमेटस भी है क्रोहन डिजीज़। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये रिलैप्सिंग अल्सरो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और क्रोहन डिजीज़ क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस अल्सरो कॉन्स्ट्रक्टिव डिजीज़। अब एपिडेमियोलॉजी देखें तो क्रोहन डिजीज़ जो है, अच्छा पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस का देखिए, इसमें कोई भी सेक्स प्री डायलेक्शन नहीं है, वाइट्स में ये ज़्यादा कॉमन है। स्मोकिंग का इसमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट है और ये ज़्यादातर 20 to 30 ईयर्स की एज के दरम्यान होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है, जबकि क्रोहन डिजीज़ में फ़ीमेल ज़्यादा इसमें कॉमनली इफेक्ट होंगी, वाइट्स ज़्यादा होंगे बनस्बत ब्लैक्स के, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है विद स्मोकिंग। बायमोडल एज डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि इसकी फ़र्स्ट पीक जो है वो 10 to 30 और सेकंड पीक जो है वो 50 to 70 ईयर्स एज के दरमियान होगी और ये भी ज़्यादातर यंग एडल्ट्स को ही अफेक्ट करेगी। दोनों की जेनेटिक्स को अगर हम कंपेयर करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक कॉम्प्लेक्स मल्टी जेनेटिक ट्रेट वाली डिजीज़ है। ठीक है, ये मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट नहीं होती, लेकिन क्रोहन डिजीज़ जो है ये कॉम्प्लेक्स मल्टी जेनेटिक ट्रेट रखती है और ये भी मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट नहीं होगी। लेकिन इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में HLA-DR2 इन्वॉल्व है, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में HLA-DR1। अल्सरेटिव में हमें NOD2 म्यूटेशन नहीं मिलती, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में मिलती है। इसके अलावा अल्सरेटिव जो है उसमें एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाती है T हेल्पर 2 सबसेट ऑफ हेल्पर टी सेल्स की, जबकि क्रोहन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिवेशन T हेल्पर 1 सबसेट ऑफ हेल्पर टी सेल्स की होगी। अल्सरेटिव में पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जिनको हम PN का कहते हैं, ये 75% हमें मिलती है और क्रोहन डिजीज़ में हमें PN का 11% मिलेंगी। एंटी सैक्रोमाइसिस सेरिवेजे एंटीबॉडीज़ ASCA ये अल्सरेटिव में याद रखिएगा एब्सेंट होंगी, लेकिन यही एंटीबॉडीज़ ASCA ये क्रोहन डिजीज़ में प्रेजेंट होंगी। अब इन दोनों की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये मोस्ट कॉमनली रेक्टम को इन्वॉल्व करती है और एक्सटेंड प्रॉक्सिमली करेगी जाके रेट्रोग्रेड फैशन में इंटायर कॉलन को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन याद रखिए ये बाकी GIT की साइट्स को इन्वॉल्व नहीं करती। अब क्रोहन डिजीज़ की बात करें तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली जो टर्मिनल इलियम है उसको 40% इन्वॉल्व करती है, इलियम और कॉलन को 30%, कॉलन अलोन को जो है 30%, और इसके अलावा बाकी GIT के भी एरियाज़ को ये अफेक्ट करेगी, जैसे कि माउथ से लेकर एनस तक कहीं पे भी क्रोहन डिजीज़ हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस है। ग्रॉस फीचर देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें सूडो पॉलिप्स मिलते हैं, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में हमें एपिथस अल्सर्स जो है ये इसमें अर्ली साइंस होते हैं। ठीक है, माउथ अल्सर्स बन जाते हैं पेशेंट को। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एरियाज ऑफ फ्राइएबल ब्लडी रेजिडुअल म्यूकोजा मिलेगा, क्रोहन में थिक बॉवल वॉल हो जाएगी और लूमेन जो है बिल्कुल नैरो हो जाएगा। अल्सरेटिव में हेमरेज होगी, लेकिन क्रोहन में फिशर्स बनेंगे। अल्सरेटिव में जो अल्सरेशन होगी वो एक्सटेंसिव किस्म की ब्रॉड बेस्ड अल्सरेशन होगी, जबकि क्रोहन में सर्पेंटाइन लीनियर अल्सरेशन होगी। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें बैक वॉश इलियाइटिस मिलता है, यानी कि ये जो है अल्सरेशन जो है स्प्रेड कर सकती है बैकवर्ड और जाके इलियम को इन्वॉल्व कर देगी, क्योंकि इसमें इलियोसिकल वाल्व की इनकॉम्पिटेंस होती है इस वजह से।
जबकि क्रोहन डिजीज़ जो है इसमें क्रीपिंग फैट यानी कि बॉवल की जो सरफेस है वो रैप हो जाएगी मेजेंट्रिक फैट के साथ। ये इसमें इंपॉर्टेंट ग्रॉस फीचर हमें मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई भी स्किप लेजन नहीं है, जिस तरह हमें नज़र भी आ रहा है म्यूकोजा जो है वो कंटिन्यूस फैशन में डैमेज हुआ है। क्रोहन में याद रखिएगा स्किप लेजन्स बनती हैं क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस फैशन में यहाँ पे अगर अफेक्टेड एरिया है, बीच में अनअफेक्टेड, फिर अफेक्टेड एरिया, इस तरह से स्किप लेजन्स मिलेंगी, बीच में स्किप्ड एरियाज़ हैं। माइक्रोस्कोपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक रहेगी, लेकिन क्रोहन डिजीज़ इस तरह याद कर लें कि इसमें बेशक स्किप लेजन है लेकिन ये डीपली जा रही है, यानी सारी लेयर्स को अफेक्ट करिए, ट्रांसम्यूरल इसमें इन्फ्लामेशन होगी क्रोहन डिजीज़ में, जबकि ये सिर्फ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रेन्युलोमा नहीं मिलते, लेकिन क्रोहन में ग्रेन्युलोमास मिलेंगे जो कि नॉन केजिएटिंग होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो क्रिप्स बनेगी उनमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, जबकि क्रोहन डिजीज़ में लिम्फोइड एग्रीगेट्स मिलते हैं। अल्सरेटिव में डिस्प्लेजिया या कैंसर जो है लाइकली है कि प्रेजेंट हो सकता है, और क्रोहन डिजीज़ में डिस्प्लेजिया कैंसर लेस लाइकली है कि डेवलप हो। देन रेडियोग्राफी है, लेड पाइप अपीयरेंस हमें मिलती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि इसमें जो हॉस्ट्रेशंस होती हैं हमारे कॉलन की ये लॉस हो जाएंगी, तो बिल्कुल लेड पाइप अपीयरेंस हो जाएगी। जबकि रेडियोग्राफी में हमें क्रोहन डिजीज़ जो है ये स्ट्रिंग साइन देगा, स्ट्रिंग की तरह का, क्योंकि इसमें जो टर्मिनल इलियम है वहाँ से ल्यूमिनल नैरोइंग हो रही है, तो स्ट्रिंग की तरह की अपीयरेंस मिलेगी। अब इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी डिफरेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिकरेंट लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है जिसमें ब्लडी डायरिया के साथ ही प्रेजेंट करेगा, जबकि क्रोहन डिजीज़ में रिकरेंट राइट जो लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे कोली की पेन होगा डायरिया के साथ। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में अटैक जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट होते हैं बाय द पीरियड्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, जबकि क्रोहन डिजीज़ में ये अटैक्स जो हैं प्रेसिपिटेट होंगे बाय द पीरियड्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, यानी ये कंडीशन दोनों में सेम ही है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये कॉन्स्टिपेशन इसमें होती है स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स में। क्रोहन डिजीज़ में ब्लीडिंग हो सकती है ओनली जब कॉलन या एनल इन्वॉल्वमेंट होगी तो ब्लीडिंग होगी। देन कुछ कॉम्प्लिकेशन है दोनों की। टॉक्सिक मेगाकोलोन याद रखिएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हाइपोटोनिक और डिस्टेंडेड बॉवल हो जाएगा। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस भी इसी की कॉम्प्लिकेशन है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, एडिनोकार्सिनोमा जो कि मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की है। जबकि क्रोहन डिजीज़ में फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट रीनल कैल्कुला बन सकते हैं, किडनीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है, और स्टीटोरिया मिलता है यानी कि बाइल एसिड की मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से। इसके अलावा पर्निशियस एनीमिया होगा क्योंकि विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने कहा इसमें इलियम भी इफेक्ट होती है, इलियम और जेजुनम। प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी भी क्रोहन डिजीज़ में होगी क्योंकि एल्बुमिन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें। दैट्स इट, इसके ये सारे जो हैं डिटेल में डिफरेंसेस हो गए। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ IBD पे। अक्यूट जो एग्जिब्रेशन होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, इसमें हमने कैसे ट्रीट करना है। अगर माइल्ड डिजीज़ है तो हम अमीनोसैलिसाइलेट्स देंगे, जैसे कि मिसलमीन, सल्फसालाजीन, ठीक है। अगर मॉडरेट डिजीज़ है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं जैसे कि ब्यूडिसोनाइड, और अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर इसमें एग्जिब्रेशन आ गई हैं, एक्यूट एग्जिब्रेशन, तो एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन्फ्लिक्सिमाब या साइक्लोस्पोरिन A दे सकते हैं। एंड लास्ट जो है वो सर्जरी ही ऑप्शन होता है। ये हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्यूट एग्जिब्रेशन। लेकिन अगर क्रोहन डिजीज़ की अगर एक्यूट एग्जिब्रेशन होती हैं तो हम एंटीबायोटिक्स में फ्लोरोक्विनोलोन्स और मेट्रोनिडाजोल्स होती जो हैं ये पेरी एनल डिजीज़ के लिए बेस्ट होती हैं। माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर तीनों केसेस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही देंगे क्रोहन डिजीज़ में। और सिवियर जो डिजीज़ बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो टू द स्टेरॉइड्स तो उसमें हम फिर इन्फ्लिक्सिमाब या साइक्लोस्पोरिन A देंगे। एंड लास्ट ऑप्शन इसमें भी सर्जरी का ही होता है कि हमें कॉलन को ही रिमूव करना होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट में है क्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ द रेमिशन। तो अब हम इसमें रेमिशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ये बार बार ना हो डिजीज़, तो उसमें हम देते हैं एसाकोल जो कि मेसालामीन है, ये हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देंगे। पेंटासा भी हम जो है मेसालामीन ही है जो कि हम क्रोहन डिजीज़ में देंगे। रोवासा ये भी मेसालामीन है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि सिर्फ रेक्टम तक अगर लिमिटेड है तो हम रोवासा दे सकते हैं। फिर एजोथायोप्रीन और 6 मर्कैप्टोयूरिन, ये पेशेंट के जो हमने उनको स्टेरॉइड्स दिए थे वो ऑफ़ करवा के जब हम फिर ये ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स ऑफ करवाने के बाद एजोथायोप्रीन और 6 मर्कैप्टोयूरिन। अगर पेरी एनल क्रोहन डिजीज़ हुई है तो हम उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल के साथ ट्रीट करेंगे। इन्फ्लिक्सिमाब, एडेलिमोमाब ये ज़्यादा बेस्ट इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला फॉर्मेशन के लिए ड्रग्स बेस्ट है, इन्फ्लिक्सिमाब एंड एडेलिमोमाब। सर्जरी में अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने टोटल कोलेक्टोमी करनी होती है, यही इसमें क्यूरेटिव सर्जरी है, जबकि क्रोहन डिजीज़ में सर्जरी क्यूरेटिव नहीं है, ये सिर्फ हम कॉम्प्लिकेशंस को सही करने के लिए करते हैं। लास्ट में कुछ क्लिनिकल पर्ल्स हैं IBD एंड कॉलन कैंसर।
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है इससे कॉलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस से, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग जो है रेकमेंड की जाती है कॉलोनोस्कोपी के साथ तकरीबन 8 to 10 ईयर्स ऑफ कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट के बाद। कॉलोनोस्कोपी फिर जो है हर 1 से 2 साल के दरमियान की जाती है ताकि कॉलन कैंसर को रूल आउट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मिस्केलेनियस बाउल कंडीशन। सबसे पहले इसमें हम वास्कुलर डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है इस्केमिक बाउल डिजीज़। इस्केमिक बाउल डिजीज़ रेफ़र करता है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाए और फिर इस्कीमिया हो जाए बाउल की ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ मेजर सप्लाई ट्रंक्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें ऑक्लूजन हो गई जिसकी वजह से इस्कीमिया हो गई है बाउल की, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। अब ये ज़्यादातर कौन सी जो मेन ट्रंक्स की सप्लाई ब्लॉक हो सकती है, सीलियक आर्टरी की, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की या इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हो जाए जो एथेरोस्क्लेरोसिस या वास्कुलाइटिस की वजह से होता है, अगर पेशेंट को आर्टीरियल एम्बोलिज्म हो जाए कार्डिक वेजिटेशन की वजह से या एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स के दौरान, तो उससे ये हो सकते हैं इस्केमिक बाउल डिजीज़। वीनस थ्रोम्बोसिस में भी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने की वजह से। नॉन ओक्लूसिव इस्कीमिया भी हो सकता है जैसे कार्डिक फेलियर से या शॉक से, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन होगी तो इस्कीमिया हो जाएगा। मिस्केलेनियस कॉजेज में रेडिएशन एंड अमाइलोइडोसिस भी इसमें रिस्क फैक्टर है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इस्केमिक बाउल डिजीज़ की। एक तो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होती है, दूसरी म्यूकोजल एंड म्यूरल इन्फेक्शन। ट्रांसम्यूरल में क्या होता है, जो तीनों जो विजरल लेयर्स होती हैं सारी हमारी बाउल की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सिरोजा, सारी इसमें ट्रांसम्यूरल में अफेक्ट होंगी। तो ये ज़्यादातर जब मैकेनिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए मेजर मेजेंट्रिक वेसल्स का उस वजह से होता है। इसकी कॉमन साइड आपने याद रखनी है, जो स्प्लेनिक फ्लैक्चर होता है ये ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन की कॉमन साइड है। इसमें हेमरेजिक हमें इन्फेक्शन मिलेगा अपीयरेंस में, क्योंकि जो ब्लड रीफ्लो होता है डैमेज्ड एरिया में उस वजह से हेमरेजिक इन्फेक्ट मिलेगा। आर्टीरियल ऑक्लूजन जो है वो क्लियर कट डिमार्केशन होगी बिटवीन द वेएबल एंड नॉन वेएबल बाउल, यानी जहाँ से आर्टरी ऑक्लूड हुई है उससे ऊपर जो है नॉन वेएबल बाउल होगा और नीचे जो है वायबल। इसके अलावा वीनस ऑक्लूजन में हमें कोई भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं मिलती वायबल एंड नॉन वायबल बाउल की। जो भी आर्टीरियल ऑक्लूजन के कॉजेज हमने डिस्कस किए उनमें मिलेगी। दूसरी जो टाइप है वो है म्यूकोजल एंड म्यूरल इन्फेक्शन। तो म्यूकोजल इन्फेक्शन जो है डीपर लेयर्स ऑफ मस्कुलरिस से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स को अफेक्ट करता है। अब ये म्यूकोजल इन्फेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक ही रहेगा इनफैक्ट, और ये अराइज कर सकता है दोनों, एक तो हाइपोपरफ्यूजन जब हो जाए ब्लड सप्लाई जो है कम होगी इस वजह से आ सकता है, या फिर अक्यूट या क्रोनिकली भी हो सकता है। तो ये किसी भी लेवल पे ऑफ द गट म्यूकोजल या म्यूरल इन्फेक्ट बन सकता है, माउथ टू एनस कहीं पे भी। जो सिरोजल सर्फेसेस होते हैं उनमें हेमरेज इसमें नहीं मिलती, ना ही हमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर देखें इस्केमिक बाउल डिजीज़ के, पेशेंट जो है वो डिफ्यूज़ एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, ब्लडी डायरिया, एब्सेंट बाउल साउंड्स होंगी, ठीक है, इलियस, और इसमें कोई भी हमें रीबाउंड टेंडरनेस नहीं मिलती जो कि हमें पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट्स में मिलती है रीबाउंड टेंडरनेस। इसमें आईबीडी में इस्केमिक बाउल डिजीज़ में नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमें लैब फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए कि हमें न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा इस्केमिक बाउल डिजीज़ में, अमाइलेज का लेवल बढ़ जाएगा, और जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें थंब प्रिंट साइन मिलता है क्योंकि बाउल की वॉल की इडीमा हो गई है, इस वजह से थंब प्रिंट साइन। यहाँ पर ये फिगर देखिए एक्सरे में हमें ये थंब प्रिंट साइन मिल रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाउल की इडीमा की वजह से ये हुआ है। एक्सरे में हमें ये इंडिकेट कर रहा है इस्केमिक बाउल डिजीज़, ठीक है। और इसके अलावा एक्सरे में हमें बाउल डिस्टेंशन मिलेगी एयर या फ्लूइड लेवल्स के साथ, ठीक है, बाउल डिस्टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स ये सिम्टोमेटिक एनल कुशंस होते हैं, ठीक है। तो एनल कुशंस जो हैं कंप्राइज करते हैं कि इसमें एनोरेक्टल म्यूकोजा भी आ जाता है, सब म्यूकोजल टिश्यू आ गया, और सब म्यूकोजल ब्लड वेसल्स भी इनमें होंगी, ठीक है, ये एनल कुशंस हैं। तो हेमरॉइड्स जो हैं ये वेरिकोज वेन्स नहीं होती, आपने याद रखना है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेनिंग एट दी स्टूल, ठीक है, जब स्टूल पास करते वक्त स्ट्रेन हो उस वजह से डेवलप कर सकते हैं, या कंजेशन हो जाए किसी पेल्विक ट्यूमर की वजह से, या पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, या इवन प्रेगनेंसी की वजह से। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं जो फिगर में भी शोन है, एंड देन कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल वाले जो है ये हमारी जो सुपीरियर हेमोरॉइडल कॉम्प्लेक्स होता है उसी की वही डायलेट हो जाता है। इसका ओरिजिन जो है अबव द डेंटेड लाइन, ठीक है, जो एनोरेक्टल लाइन होता है उससे अबव होगा तो हम इसको इंटरनल हेमरॉइड कहेंगे, ये पेनलेस होते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड जो है ये डायलेटेड इन्फीरियर हेमरॉइडल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है ये बिलो द डेंटेड लाइन होगा, बिलो द एनोरेक्टल लाइन, और पेनफुल किस्म के होंगे।
तो अब इसको क्लासीफाई किया गया है 4 डिग्रीज़ के अंदर। फर्स्ट डिग्री वाला जो है वो रेक्टम में रहेगा, सेकंड डिग्री जो है वो प्रोलैप्स कर जाएगा थ्रू द एनस ऑन द डिफिकेशन, लेकिन फिर स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस भी हो सकता है सेकंड डिग्री। एंड देन थर्ड डिग्री वाला जो है वो भी प्रोलैप्स करेगा थ्रू द एनस ऑन डिफिकेशन बट रिक्वायर डिजिटल रिडक्शन। ये स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस नहीं होगा थर्ड डिग्री, इसको डिजिटल रिडक्शन की ज़रूरत है। और उसके बाद है फोर्थ डिग्री जो कि परसिस्टेंटली प्रोलैप्स्ड रहेगा। अगली डिजीज़ है एंजियोडिस्प्लेजिया। ये असल में म्यूकोजल और सब म्यूकोजल आर्टीरियो वीनस मेलफॉर्मेशंस होती हैं, इनको हम एंजियोडिस्प्लेजिया कहते हैं, जो 60 ईयर्स की एज में ज़्यादातर कॉमनली प्रेजेंट करेंगी। मोस्ट कॉमन साइट याद रखिएगा सीकम और जो राइट असेंडिंग कॉलन है वहाँ पे एंजियोडिस्प्लेजिया होते हैं। इसकी एसोसिएशन क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ भी है, वॉन विलीब्रेंड डिजीज़, ऑसलर वेबर रेंडो सिंड्रोम और हेड सिंड्रोम। हेड सिंड्रोम में क्या होता है कि एरोटिक स्टीनोसिस हो जाएगी क्योंकि उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है इस वजह से। साथ में कॉलोनिक एंजियोडिस्प्लेजिया भी मिलेगा, तो हम उसको हेड सिंड्रोम कहते हैं। ये एंजियोडिस्प्लेजिया प्रेजेंट कैसे करेगा कि इसमें मल्टीपल फ्रेश पर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट यही है कि हमें इसकी जो ब्लीडिंग साइट होती है उसको कोलोनोस्कोपी के थ्रू लोकलाइज करना होगा और फिर उसके ब्लीडर्स को कॉट्राइज करना होगा। सर्जरी करेंगे अगर ब्लीडिंग जो है वो डिटरमाइन नहीं हो पा रही तो।